ये सोचने वाली बात है कि एक ऐसा शब्द जिसका आज़ाद भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र तक नहीं है, वो इतनी बड़ी राजनीतिक क्रांति का केंद्र कैसे बन गया। कमाल की बात तो ये है कि साल 2008 में राष्ट्रीय आयोग ने बाकायदा सरकारी कामकाज में इस शब्द के इस्तेमाल को पूरी तरह से असंवैधानिक तक कह दिया था। लेकिन इसके बावजूद बिना किसी सरकारी ठप्पे के आज ये शब्द जमीनी स्तर पर बदलाव की बहुत बड़ी धुरी है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरे विषय की गहराई में जाने के लिए सबसे पहले इस शब्द की जड़ों को समझना होगा। संस्कृत की दल धातु, जिसका अर्थ होता है मसला हुआ, कुचला हुआ या दबाया हुआ। ऐतिहासिक रूप से साहित्य में जिन समुदायों के लिए शूद्र, अतिशूद्र या अस्पृश्य जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था ना, यह दलित शब्द उसी ऐतिहासिक पहचान का एक आधुनिक विस्तार है। आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट करना जरूरी है कि यहाँ मकसद किसी विचारधारा का पक्ष लेना या कोई फैसला सुनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एकदम निष्पक्ष और अकादमिक नजरिए से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था के इस पूरे स्ट्रक्चर और इससे चुनौती देने वाले आंदोलनों के इतिहास को ट्रेस करना है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज की चर्चा का रोडमैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात होगी असमानता की जड़ों पर, फिर देखेंगे विद्रोह की शुरुआती चिंगारी, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर का त्रिकोणीय संघर्ष, फिर दलित पैंथर्स की दहाड़, उसके बाद राजनीतिक सत्ता की ओर बढ़ता कदम और आखिर में एक निरंतर जारी सफर। आइए सबसे पहले बात करते हैं असमानता की जड़ों की। इस सामाजिक पदानुक्रम यानी सोशल हायरार्की की ऐतिहासिक नींव ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलती है। यहीं से जन्म पर आधारित एक ईश्वरीय व्यवस्था गढ़ी गई, जिसके मुताबिक ब्राह्मणों की उत्पत्ति मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से, वैश्यों की जंघाओं से और शूद्रों की पैरों से हुई। और दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें अछूत माना गया वो तो इस पूरी संरचना से ही बाहर रखे गए। मानवशास्त्री डीएन मजूमदार इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो बताते हैं कि कैसे खेती या साफ सफाई जैसे कामों का ये एक साधारण सा बंटवारा धीरे धीरे पवित्रता और अपवित्रता के बेहद कठोर और जन्मजात नियमों में तब्दील हो गया। इस पूरी व्यवस्था को अगर एक उदाहरण से समझना हो तो एक ऐसी बहुमंजिला इमारत की कल्पना की जा सकती है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है और खिड़कियों पर बाहर से काला रंग पुता हुआ है। मतलब अगर कोई ग्राउंड फ्लोर पर पैदा हुआ है तो जन्म से ही उसकी किस्मत तय हो गई। ना तो वो कभी ऊपर जा सकता है और ना ही बाहर की आज़ाद दुनिया देख सकता है। और इस आर्किटेक्चर को बनाए रखने के लिए प्राचीन ग्रंथों में नियम भी बेहद सख्त बनाए गए। रामायण में शंभू की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी, जो कि केवल उच्च वर्णों का अधिकार माना जाता था। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया ताकि वो अस्त्र विद्या में माहिर न हो सके। मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर कोई शूद्र वेद मंत्र सुन भी ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इस व्यवस्था को ईश्वरीय बता दिया गया था, इसलिए इसे चुनौती देने का सीधा मतलब था ईश्वर को चुनौती देना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, विद्रोह की शुरुआती चिंगारी। देखिए, कोई भी इमारत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, जब घुटन बढ़ती है तो दरारें तो आती ही हैं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में ठीक ऐसा ही हुआ। 1873 में महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज बनाया और उनकी किताब गुलामगिरी ने इस व्यवस्था पर सीधा वार किया। फिर 1920 के दशक में बंगाल में नामशूद्र, पंजाब में आदि धर्म और छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का सतनामी आंदोलन सामने आया। दक्षिण भारत में 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, मनुस्मृति जलाई और रामायण अ ट्रू रीडिंग जैसी बेहद आक्रामक किताब लिखी। ये सारे क्षेत्रीय आंदोलन असल में आत्मसम्मान की एक नई जमीन तैयार कर रहे थे। यहाँ पर दो अलग अलग वैचारिक दृष्टियों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ महात्मा गांधी का नजरिया था, जो हरिजन यानी ईश्वर की संतान शब्द पर फोकस करता था। उनका मानना था कि सवर्णों का हृदय परिवर्तन हो और सहानुभूति से बदलाव आए। लेकिन दूसरी तरफ समाज सुधारकों का अप्रोच एकदम अलग था। उनका पूरा फोकस आत्मसम्मान और अधिकारों पर था। उनका मानना था कि अधिकार कोई भीख नहीं है जो दया करके दी जाए। इसके लिए तो व्यवस्था के नियमों को नकारना होगा और कानूनी ताकत के जरिए ढांचागत समानता लानी होगी। और इसी ढांचागत समानता की लड़ाई ले जाती है तीसरे हिस्से की ओर, डॉक्टर अंबेडकर का त्रिकोणीय संघर्ष। भारतीय इतिहास में
एक ऐसा शानदार कानूनी दिमाग उभरता है जिसने उस बिना सीढ़ी वाली इमारत में सीढ़ियां बनाने का काम किया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उनकी इस पूरी रणनीति को साफ तौर पर 3 चरणों में देखा जा सकता है। 1920 के दशक का सामाजिक चरण, जहां सार्वजनिक संसाधनों पर दावा किया गया। 1930 के दशक का राजनीतिक चरण, जहां विधायी ताकत हासिल करने की कोशिश हुई। और 1956 का धार्मिक चरण, जहां उन्होंने व्यवस्था से बाहर निकलकर बौद्ध धर्म अपना लिया। अगर उनके सामाजिक चरण पर गौर करें तो 1927 का महार सत्याग्रह सिर्फ एक तालाब से पानी पीने की जिद नहीं थी। ये तो सार्वजनिक संसाधनों पर इंसान होने का दावा था। 1930 का कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन ले लीजिए, या फिर मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसी पत्रिकाएं। उनका मूल मंत्र एकदम स्पष्ट था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका तो साफ कहना था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। अब राजनीतिक चरण का ये अहम मोड़ समझना बहुत दिलचस्प है। अंबेडकर अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहते थे। इसका मतलब था कि दलित उम्मीदवार को केवल दलित ही वोट देंगे, जिससे एक स्वतंत्र राजनीतिक ताकत मिलती। लेकिन 1932 में महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में इसके खिलाफ आमरण अनशन कर दिया। अब गांधी जी के जीवन पर मंडराते खतरे के भारी नैतिक दबाव के चलते अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसके तहत आरक्षित सीटें तो मिलीं, लेकिन वोट सभी नागरिक दे सकते थे। जाहिर है इसका नतीजा ये हुआ कि अब दलित उम्मीदवारों को बहुसंख्यक सवर्णों को भी खुश रखना पड़ता था। राजनीतिक रणनीति के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा समझौता था। इसके बाद आता है चौथा अध्याय, दलित पैंथर्स की दहाड़। आज़ादी मिल गई, संविधान बन गया, कागजों पर अधिकार तो मिल गए, लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि हिंसा अब भी जारी थी। और इसी हताशा और गुस्से से जन्म हुआ 1972 के दलित पैंथर्स का। अब उस इमारत की काली खिड़कियों को तोड़ने का वक्त आ गया था। गंगाधर पांतावर्णे ने बहुत खूब कहा है, दलित होना कोई जाति नहीं है, यह बदलाव और क्रांति का प्रतीक है। इस दौर में दलित शब्द को बेचारगी के चोले से पूरी तरह बाहर निकालकर विद्रोह और आत्मसम्मान का बैज बना दिया गया। अमेरिकी ब्लैक पैंथर्स से प्रेरित होकर 1972 में महाराष्ट्र के नामदेव ढसाल और जेवी पवार जैसे युवाओं और लेखकों ने इस आक्रामक समूह की नींव रखी। इनकी सबसे खास बात ये थी कि इन्होंने दलित शब्द के दायरे को बहुत बड़ा कर दिया। अब इसमें मजदूर, भूमिहीन किसान, शोषित महिलाएं यानी समाज के सभी शोषित लोग शामिल थे। और जब कानून ने इनकी रक्षा नहीं की तो इन्होंने लड़ाई सीधे सड़कों पर लड़नी शुरू कर दी। और हाँ, इसी दौर में दलित साहित्य का भी उदय हुआ। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि भोगे हुए यथार्थ यानी लिव्ड रियलिटी पर आधारित था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन या सूरजपाल चौहान की तिरस्कृत जैसी किताबों ने समाज को वो कड़वा सच देखने पर मजबूर कर दिया जिसे सदियों से छुपाया जा रहा था। इन रचनाओं ने जाति व्यवस्था के उस गहरे और विचलित कर देने वाले दर्द को सीधे पन्नों पर उतार दिया। चलिए अब बढ़ते हैं 5वें चरण की ओर, राजनीतिक सत्ता की ओर बदलाव। जो संघर्ष सड़कों पर लड़ा जा रहा था वो अब एक नए रणनीतिकार कांशीराम के हाथों राजनीतिक सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला था। कांशीराम ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि महज सड़कों पर उग्र होने से काम नहीं चलेगा, सत्ता की चाबी तो हासिल करनी ही होगी। इसके लिए उन्होंने एक बेहतरीन रणनीति बनाई। 1978 में सरकारी कर्मचारियों का संगठन बैमसेफ बनाया, फिर एक्टिविस्ट के लिए DS4 का गठन किया और अंततः 1984 में राज्य की सत्ता पर कब्जा करने के सीधे लक्ष्य के साथ बहुजन समाज पार्टी यानी BSP खड़ी कर दी। ये सामाजिक दर्द को एक विशाल वोट बैंक में बदलने की एक मास्टर क्लास थी। यहाँ बैमसेफ की रणनीति वाकई कमाल की थी। कांशीराम ने बहुत चतुराई से पढ़े लिखे और वेतनभोगी सरकारी कर्मचारियों को चुना। उन्होंने एक नारा दिया, पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस लौटाने का वक्त आ गया है। इस तरह से उन्होंने अपने आंदोलन के लिए एक बहुत ही स्थिर ब्रेन बैंक और फाइनेंशियल बैंक तैयार कर लिया। मतलब सरकारी कर्मचारियों को आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बना देना, ये सच में एक बेमिसाल सोच थी। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी पड़ाव पर, एक निरंतर जारी सफर। इतिहास के पन्नों से लेकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक इस पूरे सफर को एक साथ देखना बहुत दिलचस्प है। वेदों के श्लोकों से शुरू होकर डॉक्टर अंबेडकर के कानूनी ढांचों तक, फिर वहां से दलित पैंथर्स के सड़क के संघर्ष तक, और आखिर में कांशीराम द्वारा उस संघर्ष को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक सत्ताओं में से एक में बदल देने तक, ये सफर वाकई असाधारण रहा है।
लेकिन अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक समुदाय ने सार्वजनिक तालाब से पानी पीने की मांग से लेकर संसद भवन तक का सफर तो तय कर लिया, पर क्या सच में आज राजनीतिक समानता ने सामाजिक असमानता की जगह पूरी तरह ले ली है? या फिर वो बिना सीढ़ियों वाली बहुमंजिला इमारत आज भी हमारे समाज के या शायद हमारे दिमाग के किसी कोने में मौजूद है? यह हम सभी के लिए एक सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।